हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी संपत्ति के ऐसे मामले में जिसमें एक ही संपत्ति पर दो लोग दावा कर रहे हैं कि ये संपत्ति का मालिक मैं हूं और दूसरा भी दावा कर रहा है कि इस संपत्ति का मालिक मैं हूं। यानी कि कुछ दस्तावेज ऐसे पहले पक्षकार के पास भी हैं कि जिससे ये प्रतीत होता है कि वो भी इस संपत्ति का मालिक है। कुछ दस्तावेज दूसरे पक्षकार के पास भी ऐसे मौजूद हैं जिससे प्रतीत होता है कि वो भी इस संपत्ति का मालिक है, लेकिन वास्तव में तो कोई एक ही किसी संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो इस प्रकार के जब दो पक्षकारों द्वारा एक ही संपत्ति के मालिकाना अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो विवाद होते हैं, इनमें सबसे पहले जो भी पक्षकार कोर्ट जाता है या फिर एसडीएम न्यायालय जाता है, यानी कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मामला है इस प्रकार का संपत्ति से रिलेटेड मामला, तो ये कहाँ जाएगा। तो ज्यादातर लोग एसडीएम कोर्ट में पहले जाते हैं ऐसे मामले में, क्योंकि एसडीएम कोर्ट की जो न्याय की प्रक्रिया है वो बहुत कम समय में खत्म हो जाती है और वहां कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। वहां पे निशुल्क आप स्वयं जाकर या फिर अपने वकील के माध्यम से केस लगा सकते हैं और वहां पे ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी निपटाई जाती है और बहुत कम समय में आपका निराकरण हो जाता है। अगर इसके अलावा अगर आप जिला न्यायालय जाना चाहते हैं, वहां भी संपत्ति का मामला लिया जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा है कि आपकी संपत्ति की जो वास्तविक कीमत वर्तमान में है, जिस समय दोनों पक्षकार में से जो भी केस पहले लगाता है, जो वाद करने वाला पहला व्यक्ति है, उसको उस संपत्ति का कुछ प्रतिशत, अब वो प्रतिशत मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हर संपत्ति का एक अलग ही मामला होता है और हर संपत्ति का न्याय शुल्क भी अलग होता है, जिसे हम कोर्ट फीस के नाम से भी जानते हैं। तो वहां केस तब दर्ज होता है जब आप ऐसे न्याय शुल्क को जमा कर देते हैं, उसके बाद ही न्यायालय में कोर्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके बाद ही दूसरी पार्टी को केस रजिस्ट्रेशन के बाद में नोटिस जारी होता है। तो यहाँ पे सबसे आसान और कम खर्चीला जो होता है वो है एसडीएम कोर्ट। तो मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक पक्षकार ने एसडीएम कोर्ट में जाकर मामला दायर कर दिया। अब यहाँ पे ये मामला दायर होगा सीआरपीसी की धारा 145 के तहत, जो कि अब नए कानून के लागू होने के बाद बीएनएसएस की धारा 164 के अंतर्गत ये मामला दर्ज होगा। तो अब ये मामला दर्ज हो गया, दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी हो गया। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप ऐसे पक्षकार हैं जिसके पास यदि ऐसे संपत्ति जिसका विवाद चल रहा है, तो ही आप ऐसे मामले में सीआरपीसी की धारा 146 जो कि पहले थी लेकिन अब बीएनएसएस की धारा 165 के तहत एक आवेदन लगाएंगे। तो इस आवेदन को लगाने से ये होगा, सबसे पहले तो समझते हैं कि इस आवेदन का काम क्या है। तो दोस्तों, ये आवेदन जो है इसका काम है कि जो भी वस्तु स्थिति है, यानी कि मान लीजिए आपका जो भी संपत्ति है वो दो में से या तो दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ लड़ रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले दोनों में से किसी एक को अधिकार मिल जाए तब वो उसका इस्तेमाल करे या तब उस पर कब्जा करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पक्षकार उस पर वर्तमान में कब्जाधारी है, यानी वर्तमान में उस जमीन पे रह रहा है या उस जमीन पे कोई इस्तेमाल कर रहा है उसका। तो आप सीआरपीसी की धारा 146 यानी कि बीएनएसएस की धारा 165 के तहत ये आवेदन तभी करें जब या तो दोनों ही पक्षकारों का उस विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है, यानी कि सिर्फ लड़ाई चल रही है लेकिन इस्तेमाल दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो सीआरपीसी का 146 का मामला है, सॉरी आवेदन है, तो इसमें ये होता है कि विवाद के शुरू होने से लेकर विवाद के समाप्त होने तक, यानी कि मामले में आदेश होने तक की जो समय सीमा है, अब वो 2 महीने भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। तो जब तक कि केस का निराकरण नहीं हो रहा है तब तक उस केस के निराकरण के चालू समय के दौरान उस स्थिति में जो आपकी भूमि है, जो मकान है या जो भी आपकी संपत्ति है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वो जिस स्टेज पर अभी है वो उसी स्टेज पर रहेगी। ठीक है,
अब उसी स्टेज पर रहेगी का मतलब ये होता है कि अगर दोनों पार्टियों का उस पर फिलहाल में कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो जमीन या वो मकान दुकान जो भी है वो खाली पड़ी है, तो उसको एक तरीके का स्टे कर दिया जाएगा कि उसका इस्तेमाल अब तब तक दोनों पक्षकार में से कोई भी नहीं करेगा जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है। यानी कि किसी एक पक्षकार के पक्ष में फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उस वस्तु का इस्तेमाल दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर आप ले लेंगे जब एसडीएम कोर्ट से या न्यायालय से, तो आपको ये लाभ होगा कि अगर आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला भी उस चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको भी उतना ही इंतजार करना पड़ेगा जितना आपको करना पड़ेगा न्यायालय के आदेश होने तक। दूसरी कंडीशन ऐसी भी है कि तब भी आप अगर ऐसा आवेदन लगाते हैं तो मामला आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और वो ये है कि मान लीजिए आप कब्जाधारी हैं, आप वर्तमान में उस चीज पर इस्तेमाल कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं या उसका जो भी आप उपयोग कर रहे हैं आपका कब्जा अगर है, और अगर ऐसी स्थिति में आपने ऐसा आवेदन लगा दिया और न्यायालय ने अगर उस मामले में रिसीवर नियुक्त कर दिया, यानी कि आम भाषा में स्टे दे दिया मान लीजिए उस पर, तो जब तक कि आदेश का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक कि उस जगह का इस्तेमाल आप करेंगे। यानी कि स्टे यानी कि ऐसा शब्द हो गया कि जो भी स्थिति वर्तमान में है वही रहेगी केस के खत्म होने तक। तो या तो अगर दोनों ही उस जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे अब, और अगर कोई एक उस पर इस्तेमाल कर रहा है तो अब वही करेगा इस्तेमाल जब तक कि केस का निराकरण नहीं हो जाता। तो यहाँ इस बात का ध्यान जरूर दीजिए कि यदि आपका कब्जा है उस जगह पर तभी आप ऐसा आवेदन लगाना। अगर सामने वाले का कब्जा है और आपने ये सीआरपीसी का 146 का आवेदन लगा दिया, यानी कि बीएनएसएस की धारा 165 का आवेदन लगा दिया और उसका निराकरण हो गया, तो सामने वाला ही कब्जाधारी रहेगा उस पर जब तक कि इस मामले का निराकरण नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इस संपत्ति को दूसरे के कब्जे में आने से रोक सकते हैं या फिर स्वयं उसका इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट से आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर एक कंफ्यूजन आपका बच गया है कि मान लीजिए दोनों उस समय कब्जाधारी नहीं थे जिस संपत्ति पे विवाद चल रहा था, और ऐसे समय में एसडीएम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया था, यानी कि बीएनएसएस की धारा 165 के अंतर्गत निराकरण कर दिया था कि यथास्थिति उस संपत्ति को रखा जाए जब तक कि आदेश नहीं हो जाता। और अगर ऐसे में बीच केस में चलते दौरान अगर सामने वाला उस पर कब्जा करने की कोशिश करे या उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो तब क्या करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि जो ये ऑर्डर एसडीएम या न्यायालय करते हैं तो उस ऑर्डर का वो जो संबंधित एरिया होता है, जिस भी एरिया में वो आपकी संपत्ति है वहां का जो संबंधित थाना है उस थाने का जो थाना प्रभारी, यानी कि जो हम आम भाषा में बोलते हैं टीआई, उसको रिसीवर नियुक्त किया जाता है और एक कॉपी ऐसे आदेश की वहां भी न्यायालय भेजता है। उस कॉपी के आधार पर जिस दिन से थाने को ये कॉपी मिल गई है आदेश की कि इस फला फला वस्तु को या इस भूमि को यथास्थिति कर दिया गया है और केस के आदेश होने तक के लिए ये थाना प्रभारी यानी कि टीआई के हाथ में रहेगा मामला। अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी इस पर दोबारा से कोई कब्जा करने की कोशिश या हलचल करती है तो जिस पार्टी ने भी ऐसे आदेश का उल्लंघन किया है उसको ऐसे आदेश के उल्लंघन के स्वरूप जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा आदेश होने के बाद सामने वाला पक्षकार या दोनों में से कोई भी एक पक्षकार चालू केस के दौरान ऐसी वस्तु पर कब्जा करने की कोशिश करता है या उस पर कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो दूसरा पक्षकार उसकी थाने में जाकर उसी टीआई के पास शिकायत करेगा और वो टीआई तुरंत ही ऐसे मामले में तुरंत एक्शन लेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने आपके आवेदन देने के बाद भी अगर सामने वाले से मिलकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तब क्या होगा? तो जिस जगह पे जिस एसडीएम के पास या जिस न्यायालय में आपका मामला चल रहा है आप वहां पर भी ऐसा आवेदन दे सकते हैं प्रमाण के साथ कि ये प्रमाण रहा और सामने वाले ने फलां दिनांक को इस पर ये हलचल या एक्टिविटी की थी,
तो न्यायालय फिर उसको अपने हिसाब से संज्ञान में लेकर न्यायालय कार्यवाही करेगा। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि एक वस्तु पर दो लोगों का मालिकाना हक का मामला चल रहा है और अगर आपकी ही चीज आपको नहीं मिल रही, मान लीजिए आप मानते हैं कि आप उसके स्वामी हैं और सामने वाला उसका स्वामी नहीं है, उसने झूठे दस्तावेज बना रखे हैं, तो जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब तक आप सामने वाले को भी उसका इस्तेमाल करने से इस प्रक्रिया के दौरान रोक सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।